हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस संडे स्पेशल सेशन ऑफ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। आज संडे को हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल लास्ट क्लास कर रहे हैं, इसलिए हम 50 क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सीरीज में लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको लाइव कमेंट्स में डिस्कस करिएगा, या फिर आप सेशन के बाद में भी मेरे को कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। मैं सारे कमेंट्स के आंसर ज़रूर करूँगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो आप मुझे ज़रूर पोस्ट करिए। ठीक है, इस क्लास की फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, सो जस्ट गो एंड फॉलो द टेलीग्राम चैनल टू गेट द फ्री पीडीएफ ऑफ दीज क्लासेस। ठीक है, चलिए एग्जाम के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन। डिजी बुक्स में अगर आप डिजी बुक्स को परचेज करते हैं तो आपको एग्जाम 10 कोड यूज करके 10% का एडिशनल डिस्काउंट्स मिलेगा। डिजी बुक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अपडेटेड पैटर्न के, जिनसे एग्जाम में आजकल क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन, और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको डिजी बुक्स में अवेलेबल होंगी। तो इसको एक ट्राई ज़रूर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन में आप 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एनी एबल बॉडीड मैन इज एलिजिबल फॉर द जॉब। कोई ऐसी जॉब है शायद जिसमें किसी फिजिक की ज़रूरत है खास, जैसे बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे आर्मी में जॉब्स होती हैं और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, इसमें एक अच्छी फिजिक की ज़रूरत होती है। तो शायद ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे कह रहा है एनी एबल बॉडीड मैन, मतलब ऐसी एबिलिटी वाला कोई बॉडी कि जिसकी एबिलिटी अच्छी हो, वो आदमी कोई भी एलिजिबल है इस जॉब के लिए। अभी इसके ऑप्शंस दिए हैं, ईच एबल बॉडीड मैन। ईच मतलब हर इंसान जो बॉडीड है, लेकिन उसके अंदर डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो एनी का मतलब है यहाँ पे कोई भी इंसान, ईच का मतलब है हर एक इंसान जिसकी बॉडी है। तो यहाँ पे ये प्रेफरेबल नहीं होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी सही है। ठीक है, सेकंड देखिए, एनी एबल बॉडीड मैन लिखा है, यहाँ पे मैन नहीं होता है, एनी के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होता है। थर्ड देखिए, एनी एबल बॉडीड मैन लिखा है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा बिकॉज सिंगुलर नाउन होता है। तो आंसर क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सेंटेंस ऑलरेडी सही है। ठीक है, 1 2 3 7 देखिए, शी फाउंड अ वुडन ब्रोकन टेबल इन द रूम। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें एक तो क्वालिटी लिखी है कि टेबल कैसी है, यानी कि वुडन है टेबल, फिर ये लिखा है कंडीशन कि कैसी है टेबल, टूट गई है कि सड़ गई है कि उसमें कीड़े लग गए हैं, ऐसी कंडीशन लिखी हुई है। तो इस कंडीशन में हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसा मिलेगा कि कंडीशन और क्वालिटी दोनों लिखी होगी, तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे कंडीशन, फिर लिखेंगे क्वालिटी, और फिर लिखेंगे उस नाउन को। तो कंडीशन क्या है? ब्रोकन, पहले आएगा ब्रोकन, फिर आएगा वुडन, फिर आएगा टेबल। ब्रोकन वुडन टेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। 1 2 3 8 देखिए, द ट्रक रंबल टू अ हॉल्ट एंड अ मैन गॉट आउट एंड रैन। अब इसमें ऑप्शंस दिए हैं, देखिए रंबल तो नहीं होगा यहाँ पे, श्रीक्ड एट, स्क्रीज टू, स्क्रीम्ड एट दिया है। स्क्रीम्ड का मतलब होता है जब भी कोई किसी डरावनी चीज को देख के चीख निकालता है, ह्यूमन बीइंग चिल्लाता है, तो उसको हम स्क्रीम्ड बोलते हैं। ठीक है, श्रीक्ड एट का मतलब क्या होता है, ये भी ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। जब ह्यूमन बींग चिल्लाने चीखने की बात होती है तो हम स्क्रीज लगाते हैं। ठीक है, अब स्क्रीज लगाते हैं, सॉरी श्रीक्ड लगाते हैं। इसमें स्क्रीज टू लगा हुआ है। स्क्रीज टू कब लगाते हैं? जब कोई नॉन लिविंग थिंग से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो नॉन लिविंग थिंग के द्वारा अगर कोई साउंड प्रोड्यूस होती है जिसमें चीख टाइप की होती है, यानी कि जैसे स्क्रैचिंग साउंड होता है, जैसे ट्रक आके एक हॉल्ट कर गई, तो ट्रक शायद घिसरते हुए रोड पे आई होगी, तो उसमें एक चीख टाइप की निकली होगी, उसको हम बोलते हैं स्क्रीचिंग साउंड। तो स्क्रीज्ड टू यूज़ कर रहे हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इसलिए यहाँ पे ट्रक की बात हुई है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्क्रीज्ड। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 1 2 3 9 देखिए, द प्रोफेसर आस्क्ड द इंट्रूडर हु वाज ही एंड व्हाई वाज ही इन हिज लेक्चर। अच्छा, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है सेंटेंस, तो हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस में। अभी यहाँ पे लिखा है हु वाज ही एंड व्हाई वाज ही, ये इंटरोगेटिव है, इसको हम असर्टिव में कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, सिंपली हम जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ले आएंगे और इस वाले हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले आएंगे। सिमिलरली हम इधर भी करेंगे, वॉज को यहाँ पे, ही को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? हु ही वॉज एंड व्हाई ही वॉज, आंसर हो जाएगा क्या हो सकता है? हु ही वॉज एंड व्हाई ही वॉज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला देखो, माई अंकल गोज टू ऑफिस ऑन बाईसाइकिल और बाय फुट। ये चीज़ याद रखना हमेशा, ट्रैवलिंग के या ट्रांसपोर्टेशन के केस में हमेशा ये फिक्स होता है, ऑन फुट होता है हमेशा और बाय बाइसाइकिल होता है। याद रखना, ये ऑन फुट होता है और बाय बाइसाइकिल होता है। ठीक है, तो बाय बाइसाइकिल और ऑन फुट, ऑप्शन नंबर 2 लेंगे सही आंसर। ठीक है, ऑन फुट होता है हमेशा और बाय बाइसाइकिल होता है। ठीक है, 1 2 4 1 देखो, अ चांस रिमार्क बाय हर फ्रेंड ट्रांसपोर्टेड हर लाइफ।
अ चांस रिमार्क बाय हर फ्रेंड, ट्रांसपोर्टेड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्या ऐसा हो सकता है लाइफ में? नहीं। क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्म्ड होता है इसमें, ये आपको मालूम है। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी के फॉर्म में चेंज कर देना, अपीयरेंस में चेंज हो जाना, या फिर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना, या फिर इन शॉर्ट पूरा कंप्लीटली उसको चेंज कर देना। ठीक है, तो कोई भी बहुत इंस्पायरिंग सी बात आपका पूरा ज़िंदगी चेंज कर सकती है, तो दैट विल बी द आंसर। थर्ड ऑप्शन को एज द आंसर चूज कर लेंगे। आगे देखिए, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। आपको मालूम है स्विच ऑफ की स्पेलिंग होती है OFF। आपने घर के स्विचेस में भी देखा होगा OFF होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जो सर्किट होता है उसका कनेक्शन हम अलग कर देते हैं स्विच से, इसलिए हम OFF ऑफ यूज़ करते हैं। जब भी कभी सेपरेशन की बात होती है तो हम हमेशा OFF ऑफ यूज़ करते हैं। जैसे प्लेन टेक ऑफ होता है तो ज़मीन से उसका कनेक्शन हट जाता है, इसलिए हम OFF ऑफ यूज़ करते हैं, टेक ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्विच ऑफ। क्लियर है? चलो 1 2 4 3 देखो। द एम्प्लॉयज आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। अभी देखो, हेल बेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होना, किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ शक्ति आपकी स्ट्रांग होना। ठीक है, यहाँ पे प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर है, इसमें क्या होना चाहिए? हेल बेंट ऑन गेटिंग यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, एट गेटिंग नहीं यूज़ होगा। कभी भी अगर हेल बेंट की अगर आप बात करेंगे तो ऑन गेटिंग आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। हेल बेंट ऑन गेटिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को लेने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो। ठीक है, तो हेल बेंट ऑन गेटिंग विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 1 2 4 4 द न्यू बुक रिटन बाय विक्रम सेठ हैज़ बिकम वेरी पॉपुलस। अब यार पॉपुलस तो नहीं होगा। पॉपुलस का मतलब क्या होता है? पॉपुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन होना, है ना। हर हमको यहाँ पे ज़रूरत क्या है? बुक्स अगर होती है या फिर मूवी होती है वो बहुत पॉपुलर हो जाती है, फिर कोई इंसान होता है वो बहुत पॉपुलर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल सी बात है, पॉपुलर हम यूज़ करेंगे। पॉपुलिस्ट क्या होता है? ये पॉपुलिस्ट वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पॉपुलिस्ट होता है जिसमें भी नेता नगरी वाली चीज़ आ जाती है, जिसमें भी बहुत ज़्यादा स्पीच वाली बात हो जाती है, दैट इज़ पॉपुलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलिस्ट भी गलत है, आंसर विल बी पॉपुलर। 1 2 4 5 देखो, वेयर हैव यू फर्स्ट मेट योर हस्बैंड। अच्छा, यहाँ पे वेयर हैव यू फर्स्ट मेट योर हस्बैंड। ठीक है, इसमें क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे पास्ट टाइम की बात कर रहा है, वेयर हैव यू फर्स्ट मेट योर हस्बैंड। पास्ट टाइम की बात यहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे मिले थे अपने हस्बैंड से सबसे पहली बार। अभी यहाँ पे हैव के साथ में मेट लग गया, मतलब ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। क्या यूज़ करेंगे? वेयर डिड यू फर्स्ट मीट योर हस्बैंड। डिड के साथ में मेट तो लग ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, वेयर डिड यू फर्स्ट मीट योर हस्बैंड। ठीक है, चलो 1 2 4 6 इन केस ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी द शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल थिंग्स मस्ट बी ओवरकम इन शॉर्ट टाइम। यार यहाँ पे थिंग्स नहीं होगा। जब भी कभी ऐसी बात होती है कि ज़रूरत की चीज़ें होती हैं तो उसको हम क्या लगाते हैं हमेशा वहाँ पे? एसेंशियल कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ का मतलब क्या होता है? एसेंशियल रॉ मटेरियल्स या फिर प्राइमरी जो नीड की चीज़ें होती हैं उनको हम कमोडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल चीज़ों की बात नहीं होगी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी बात होगी, है ना। तो यहाँ पे कमोडिटीज़ होगा सही आंसर। ठीक है, चलो 1 2 4 7 देखो। शी डिसाइडेड टू गो देयर दो हर हस्बैंड कॉशनड हर ऑन इट। यार हम कॉशन हमेशा किसी को किसी चीज़ के खिलाफ करते हैं, यानी कि उस चीज़ से दूर रहने के लिए करते हैं। तो ऑन तो होएगा ही नहीं, यहाँ पे अगेंस्ट वर्ड एकदम सूटेबल है, तो अगेंस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 2 4 8 देखो। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। ठीक बात है, शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड या फिर ही वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। अच्छी बात है, इसको क्या लगाएंगे? आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। यहाँ पे वेरी मच लगा है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। अगर टू या सो लगा होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन वेरी मच इंटरेस्टेड बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4। देखो 1 2 4 9 ही रिफ्यूज्ड द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट हिम। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? पहले तो ये देखो, रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि आप कोई काम नहीं करेंगे, इस किसी भी काम को इस तरह से मना कर देना कि मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये रिफ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चार्जेस लगे हैं किसी के ऊपर, यानी कि किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे हैं, तो उसको ऐसे मना करते हैं नहीं। कोई काम थोड़ी करने के लिए आपसे कह रहा है जो आप उसको रिफ्यूज़ कर दोगे। आप क्या करोगे? डिनाई कर दोगे। डिनाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कहना कि वो चीज़ सही नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिनाई कर देना। समझ आ रहा है? चलिए, डिसअग्री का मतलब क्या होगा? कोई किसी ने फैक्ट रखा और आप कह दो कि नहीं मैं अग्री नहीं करता हूँ, मेरे व्यू पॉइंट्स कुछ और हैं, तो यहाँ पे डिसअग्री नहीं हो पाएगा बिकॉज चार्जेस लगे हैं। डिसओन का मतलब बिल्कुल नहीं होता है, आपने किसी को यहाँ पे अपने से अलग नहीं किया है। ठीक है, तो आंसर विल बी डिनाइड, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं
1250 वर्किंग हार्ड स्टूडेंट्स ऑलवेज अचीव गुड रिजल्ट्स, बिल्कुल इलॉजिक है, इलॉजिकल है ये। वर्किंग हार्ड नहीं होता है, हार्ड वर्किंग होता है, पहली बात तो ये हो गई, तो ये गलत हो चुका है। एनर्जेटिक नहीं होता है, एनर्जेटिक स्टूडेंट्स ऑलवेज अचीव गुड रिजल्ट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनर्जेटिक स्टूडेंट्स की अगर एनर्जी प्रॉपर वे में नहीं है तो वो मतलब अपनी एनर्जी को अगर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो एनर्जेटिक स्टूडेंट होने से गुड रिजल्ट्स कभी भी नहीं आएंगे, तो एनर्जेटिक इसका आंसर नहीं हो पाएगा। टैलेंटेड स्टूडेंट्स, अगर आप टैलेंट नहीं दिखा रहे हो तो टैलेंटेड रह के भी कोई मतलब नहीं है उसका। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत काम करने वाला, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट अगर होता है तो डेफिनेटली हार्ड वर्किंग होगा तो हार्ड वर्क करेगा ही करेगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑलवेज अचीव गुड रिजल्ट्स। ठीक है, 1251 देखो, कैन यू बी एबल टू प्लीज टोन डाउन योर एक्साइटमेंट। ठीक है, यहाँ पे कैन यू बी एबल टू नहीं होगा, ये बी एबल टू लग के ये गड़बड़ कर दिया सेंटेंस को, है ना। एबल यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए कैन यू प्लीज टोन डाउन योर एक्साइटमेंट। एबल यहाँ पे नहीं लगेगा, कैन ऑलरेडी एबिलिटी दिखाता है तो एबल उसके साथ में नहीं लग सकता है। कैन और एबल साथ में नहीं यूज़ होते हैं, तो कैन यू प्लीज़ टोन डाउन योर एक्साइटमेंट ऐसा बिल्कुल सही होगा, तो यहाँ पे एबल हटाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कैन यू प्लीज़ टोन डाउन योर एक्साइटमेंट, यही सही है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। अगला देखो 1252, अनईजी लाइज द हेड विच वेयर्स द क्राउन। ये एक कहावत है, ये अगर आपने प्लेस वगैरह पढ़े हो तो आपको एक शेक्सपियर जी को अगर आप जानते हो तो शेक्सपियर ने एक ये ऐसा बोला था कि अनईजी लाइज द हेड विच वेयर्स द क्राउन। इसमें विच की जगह उन्होंने क्या लिखा था? दैट लिखा था, है ना। और स्पेसिफिकली हम दैट ही यूज़ करते हैं किसी भी एक ऐसी स्पेशल चीज़ को बताने के लिए, तो यहाँ पे दैट हो जाएगा, यहाँ से विच गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, विच हम हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं या फिर लिविंग थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे विच गलत हो गया, है ना। हु नहीं लग सकता बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की स्पेशली बात नहीं हो रही है, ठीक। दैट लगेगा यहाँ पे, वॉट तो इलॉजिकल है, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? अनईजी लाइज द हेड विच वेयर्स द क्राउन, इसका मतलब होता है कि ऐसा आदमी जिसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो हमेशा परेशान रहता है, हमेशा चिंता में रहता है, इसलिए वो बहुत सुकून की नींद नहीं सो पाता है। ठीक है, जैसे राजा लोग होते हैं जो क्राउन पहनते हैं, उनके ऊपर पूरी राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो प्रॉपरली नींद नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अभी देखो कह रहा है द सिटीज़ आर बर्स्टिंग ऑन द सीम्स विद पीपल। ठीक है, इसमें बर्स्टिंग ऑन द सीम्स विद पीपल लिखा है, द सिटीज़ आर बर्स्टिंग ऑन द सीम्स विद पीपल। इसमें क्या होता है? बर्स्टिंग एट द सीम्स होता है, ये एक ईडियम की तरह यूज़ होता है, बर्स्टिंग एट द सीम। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई प्लेस बर्स्टिंग एट द सीम्स की तरह यूज़ की जाती है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं या फिर उसके अंदर है। तो द सिटीज़ आर बर्स्टिंग ऑन द सीम्स विद पीपल का मतलब क्या है? तो सिटीज़ हैं उसमें बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग रह रहे हैं, तो बर्स्टिंग एट द सीम्स इसका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर, बर्स्टिंग एट द सीम्स। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखो, लेट हिज फेलियर बी अ लेसन टू यू ऑल। ये हमको मालूम है यार, ये बहुत आसान है। लेट हिज फेलियर बी अ लेसन टू ऑल ऑफ यू हम यूज़ करते हैं, है ना। टू यू ऑल नहीं होता है, टू ऑल ऑफ यू होता है। बचपन से ही हम ये यूज़ करते आ रहे हैं, जब भी हमको होलिस्टिकली सबके लिए बोलना होता है तो हम ऑल ऑफ यू यूज़ करते हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1255 देखो, अ फूलिश पर्सन इज समवन हु इज इजीली टेकन इन एंड ट्रिक्ड बाय अदर्स। देखो, जब कोई ऐसा आदमी होता है जिसको बहुत आसानी से लोग बुद्धू बना देते हैं या फिर किसी की भी बातों में आ जाता है, या फिर आसानी से ऐसे कहो कि कोई ऐसा पर्सन जिसको आसानी से कुछ भी बिलीव कराया जा सकता है, तो उस इंसान को हम गुलिबल बोलते हैं। ठीक है, याद रख लो इस चीज़ को। अगर आप वर्ड पार मेड ईजी पढ़े हो कभी, तो वर्ड पार मेड ईजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए हैं जिसमें बहुत कॉमन से डिफरेंसेस दिए हैं, बहुत माइनर से डिफरेंसेस दिए हैं, यानी कि जो बुद्धू बनाने वाले लोग होते हैं उनमें भी बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। सो जस्ट गो एंड मस्ट रीड दैट बुक, वो बहुत अच्छी बुक है, आपका वोकैबलरी भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। फुलिश कौन होता है? मूर्ख इंसान। सोबर तो अच्छा हो गया। स्टूपिड कौन होता है? सोबर होता है बहुत सिंपलिस्टिक होना, है ना, सिंपल एंड अट्रैक्टिव इज सोबर। स्टूपिड कौन होता है? मूर्ख होता है, वो किसी की बातों में नहीं आ जाता है, वो एक्चुअली मूर्ख होता है, बेवकूफ़ी भरे काम करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 गुलिबल। ठीक है, आगे देखो
1256 आई ट्राइड टू केन हर बट ऑफ नो पर्पस। ये थोड़ा सा नया सवाल लग रहा है ना, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर हम बात करें टू लिटिल पर्पस या फिर टू नो पर्पस, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी अच्छे या फिर यूजफुल रिजल्ट को ना मिल पाना, इसको बोलते हैं ऑफ नो पर्पस या फिर ऑफ नो पर्पस या टू नो पर्पस या फिर टू लिटिल पर्पस, है ना। इसको टू लगा के बात करते हैं। तो ऑफ नो पर्पस नहीं होता है, हम बात करेंगे टू लिटिल पर्पस या फिर टू नो पर्पस। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी यूजफुल इफेक्ट या फिर रिजल्ट ना निकल पाना, इस चीज़ को याद रखना। ऑफ नो पर्पस नहीं होता है, टू लिटिल पर्पस होता है या फिर टू नो पर्पस होता है। तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3, ये एक ईडियम की तरह यूज़ होता है, टू नो पर्पस होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो 1257 देखो। द सोल्जर मैंशन दैट दे हैड टू पे अ कंसिडरेशन ऑफ 50 pounds विद अकॉर्डेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट विद साइंड। ये तो बहुत आसान है ना। जब भी हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो वो क्या यूज़ होता है, इन अकॉर्डेंस विद। जब हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अकॉर्डिंगली क्या होता है, एडवर्ब की तरह यूज़ हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली हो गया एडवर्ब, अकॉर्डिंग टू हो गया प्रेपोजिशन, और इन अकॉर्डेंस विद क्या हो गया, कंजंक्शन। तो यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद होगा, कहाँ पे गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला देखो 1258, पंकज कुंट हैव सीन अस और ही विल हैव वेव्ड। पंकज ने हमें नहीं देखा था शायद, या हमें नहीं देख सका था वो। देखो कुड नॉट हैव सीन अस और ही विल हैव वेव्ड, ये गलत हो गया, वुड हैव हो जाएगा इसका। इधर यहाँ पे पास्ट में दिया है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। ठीक है, अगला देखो 1259, एलिफेंट्स लिव इन ग्रुप्स इन द जंगल। यार लोग थोड़ी हैं वो, यहाँ पे क्या होगा, हर्ड यूज़ होगा ना। हर्ड का मतलब क्या होता है, जब भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है एक तरह का और कहीं पे वो रहते हैं तो उसको हम हर्ड ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ हर्ड ऑफ शीप्स नहीं हो सकता है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, आगे देखो, टेकिंग द टेस्ट द टीचर गिव मी अ पासिंग ग्रेड। ठीक है, अभी आफ्टर टेकिंग द टेस्ट, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं टेकिंग द टेस्ट द टीचर गिव मी अ पासिंग ग्रेड, अभी टेस्ट लेते ही मिल जाता है या फिर टेस्ट लेने के बाद में जब कॉपी चेक होती है तब मिलता है। जनरल सी बात है, जब कॉपी चेक होगी टेस्ट लेने के बाद, उसके बाद ही हमें ग्रेड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आफ्टर वर्ड का आना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर टेकिंग द टेस्ट, आफ्टर टेकिंग द टेस्ट होना चाहिए, गलत है ये नहीं होगा, आफ्टर आई टुक द टेस्ट होगा। आप टेस्ट लेते हो और टीचर आपको टेस्ट देता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आप यहाँ पे आए ज़रूर लगाएंगे क्योंकि आपने टेस्ट लिया है और टीचर ने नंबर दिए हैं आपको, पासिंग ग्रेड्स दिए हैं। ठीक है, तो दोनों लोग की यहाँ पे बात होनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे टेक लगा है या टुक लगा है। तो आफ्टर आई टुक द टेस्ट द टीचर गिव मी अ पासिंग ग्रेड, ये होगा सही आंसर। ठीक है, 1261 देखो, दे हैव हैड अ रियल गुड टाइम। ठीक है, दे हैव हैड अ रियल गुड टाइम होना चाहिए या रियली गुड टाइम होना चाहिए, जनरल सी बात बताओ यार। दे हैव हैड अ रियल गुड टाइम होता है कि रियली गुड टाइम होता है, बहुत कॉमन है, रियली होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम एक रियल गुड टाइम में कंडीशन बताने लगेंगे हम एडजेक्टिव वाली, है ना, और हमको ज़रूरत क्या है, एडवर्ब की। तो एडवर्ब को हम बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एडवर्ब को हम रियली, एडवर्ब है, रियल क्या हो गया, एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दे हैव हैड अ रियली गुड टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखो गुड को रिप्रेजेंट करना है किसी वर्ड से। ठीक है, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए कौन सा शब्द आ सकता है, सिर्फ एडवर्ब। तो एडवर्ब लगाएंगे, रियल की जगह क्या आएगा, रियली आएगा। रियल क्या था, एडवर्ब, एडजेक्टिव था। ठीक है, हमको लगाना क्या है, एडवर्ब, तो रियली लगाएंगे। ठीक, दे हैव हैड अ रियली गुड टाइम, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। याद रखना, जब भी हम एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, एडवर्ब लगा सकते हैं बस। तो हमको गुड को मॉडिफाई करना था इसलिए हमने रियली लगाया, यानी कि एडवर्ब लगाया है। आगे देखो 1262, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मॉडर्नाइज द मार्च ऑफ मॉडर्न इवेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मॉडर्नाइज द मार्च ऑफ मॉडर्न इवेंट्स। मॉडर्नाइज नहीं, मॉडर्नाइज का मतलब होता है किसी के पैटर्न में अपडेट कर देना, है ना, किसी चीज़ को अपडेट कर देना या फिर डेवलप कर देना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं मॉडर्नाइज हो जाना। ठीक है, जैसे मान लो कोई आदमी गांव में रहता है, वो वापस आके शहर में बस जाए और उस हिसाब से वो चीज़ों को फॉलो करने लगे, तो वो मॉडर्नाइज हो गया। अच्छा, यहाँ पे रेवोल्यूशनाइज दिया है,
है ना, रेवोल्यूशन हो जाना। रेवोल्यूशन या फिर रेवोल्यूशनाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को चेंज कर देना उसके फंडामेंटल्स में भी, और उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देना, है ना, तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशनाइज। अभी इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया है, मॉडर्न इवेंट्स जितने भी चीज़ें होती हैं सारी, उन सबको पूरा बेसिक रूप से हर चीज़ को चेंज करके रख दिया है ना। आज आप देखो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम ना कर रहे हो। तो बेसिकली उसने क्या किया है, फंडामेंटल्स को ही पूरा फंडामेंटली हमको पूरा चेंज करके रख दिया है। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनाइज्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। डेवलप्ड नहीं, उसने डेवलपमेंट नहीं किया है। क्रिएटेड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो कुछ भी क्रिएट कर रहा है ना। चलो 1 2 6 भी देखो। द सेल्स बॉय टोल्ड द कंज्यूमर नॉट टू टच द प्रोडक्ट्स ऑन डिस्प्ले। अभी यहाँ पे कंज्यूमर के लिए लिखा है बायर, शॉपर, कस्टमर, नो इम्प्रूवमेंट। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है पर आसान है, देखना ध्यान से। देखो सेल्समैन यहाँ पे बात हो रही है, सेल्समैन कहाँ होगा, डिस्प्ले में पहली बात लगा है, यानी कि आप शॉप पे गए होगे किसी भी, ठीक है, या फिर किसी मार्ट में गए होगे, ठीक। अगर आप किसी शॉप में चले गए तो आप वहाँ पे क्या हो, कस्टमर हो, ठीक है, जनरल सी बात है, आप कस्टमर हो, ठीक है। आप शॉप कर रहे हो वहाँ पे तो आप शॉपर भी हो गए, आप वहाँ पे गए हो तो आप बायर भी हो, आप कंज्यूमर भी हो, आप सारी चीज़ हो। लेकिन अगर आप जाके डिस्प्ले के प्रोडक्ट को देख रहे हो, आप कोई चीज़ खरीदने के लिए गए हो, तो एक जनरल सी बात है, आप कस्टमर हो वहाँ पे, ठीक। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। कंज्यूमर कौन होता है, परचेज़र होता है, बायर होता है, शॉपर होता है, पर्सन हु परचेसेस गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। कंज्यूमर इन सारी चीज़ों को ले सकता है अपने साथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप गए हो किस तरह से, कस्टमर की तरह से। अभी आपने कंज्यूम नहीं किया है, कोई चीज़ आप खा नहीं रहे हो, कोई चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वहाँ पे गए हो चीज़ को खरीदने के लिए। तो कंज्यूमर यहाँ पे एप्ट नहीं है, ठीक है। जब आप किसी डेटा या फिर इंडेक्स को बताते हो तब हम वहाँ पे कंज्यूमर लगाते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक जनरल बात हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बात हुई, आप गए हो चीज़ को खरीदने के लिए, तो आप कस्टमर हो, है ना। अच्छा, यहाँ पे शॉपर क्यों नहीं हो सकता है, शॉपर क्या होगा, शॉपर का मतलब है आप चीज़ को खरीद रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे अभी देख रहे हो चीज़ को, है ना। तो डिस्प्ले पे लगी हुई चीज़ को आप देख रहे हो, आप उसमें अभी वो कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो शॉपर आप ऐसा आदमी हो गया जो शॉपिंग कर रहा है, कोई चीज़ देख ना रहा हो, बस शॉपिंग कर रहा हो, चीज़ों की खरीदारी कर रहा हो। तो अभी आपने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है। बायर, अगर सेलर और बायर की बात होगी तो वहाँ पे हम बायर वर्ड यूज़ करेंगे। अभी आप एज अ कस्टमर गए हो उस शॉप में स्पेशली, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट विल बी थर्ड ऑप्शन, कस्टमर विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर 3, कस्टमर। देखो 1 2 6 4, प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू सेंड द लेटर एट माई एड्रेस। बहुत आसान है ये, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। सेंड हमेशा किससे अग्री करता है, टू से अग्री करता है। तो सेंड के साथ में क्या लगाएंगे, सेंड द लेटर टू माई एड्रेस। इसको याद रख लेना, आसान है ये। सेंड द लेटर टू माई एड्रेस, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। 1 2 6 5 देखो, सुनील एंड आई हेल्प टू सेल टिकट्स। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। सुनील एंड आई हेल्प टू सेल द टिकट्स, ये एकदम ठीक है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। आगे देखो 1 2 6 6, द वॉच इज़ करेक्ट बाय द मिनट। यार बाय द मिनट नहीं होता है, करेक्ट टू द मिनट होता है, जिसका मतलब होता है एग्जैक्टली। ये एक ईडियम की तरह यूज़ होता है। करेक्ट टू द मिनट का मतलब होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है, या फिर एग्जैक्टली टाइम को मैच करके घड़ी चला रही है। तो बाय द मिनट नहीं, टू द मिनट आप यूज़ करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, टू द पॉइंट बात करो, यानी कि इधर उधर की बात ना करो, टू द पॉइंट बात करो। तो टू द मिनट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। टू द मिनट, टू द पॉइंट, तो इस तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं एग्जैक्टली बताने के लिए, ठीक है। आगे देखो 1 2 6 7, ही इज़ अ वीक चाइल्ड येट ही अपीयर्स टू बी लेजी। अब देखो कोई अगर बच्चा वीक है इसीलिए वो लेज़ी होगा, इसीलिए वो लेज़ी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इसीलिए के लिए येट लगता है, नहीं, इसीलिए के लिए क्या लगता है, सो लगता है, हम जानते हैं। तो अगर कोई वीक चाइल्ड है इसलिए वो लेज़ी लगता है, तो येट की जगह क्या आएगा, सो, सिंपल, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो 1 2 6 8, शी थॉट दैट शी वुड डिस्ट्रॉय इट विद हर ओन हैंड्स रादर दैन अलाउइंग इट टू बी मिसयूज्ड, ठीक है। रादर दैन अलाउइंग, रादर दैन के बाद में यहाँ पे क्या यूज़ होगा, रादर दैन के बाद में हम यूज़ करेंगे बेयर इन्फिनेटिव। तो क्या हो जाएगा, रादर दैन अलाउ इट टू बी मिसयूज्ड हो जाएगा आंसर। याद रखना इसको, रादर दैन के बाद हमको यहाँ पे अलाउ यूज़ करना है, रादर दैन रादर नहीं, सॉरी, यहाँ पे रादर दैन होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रादर दैन अलाउ इट टू बी मिसयूज्ड।
समझ में आ रहा है? ठीक है, इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज़ होगा यहाँ पे, रादर देन अलाउ यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, रादर देन के साथ में अलाउ यूज़ करेंगे। 1269 देखो, योर लॉन्ग अवेटेड रिप्लाई केम थ्रू येस्टरडे। केम थ्रू के लिए क्या, केम थ्रू का मतलब क्या होता है? केम थ्रू या फिर कम थ्रू, जिसको आप नॉर्मली कह सकते हैं। कम थ्रू का मतलब होता है किसी भी न्यूज़ या फिर मैसेज का आना, टेलीफोन, रेडियो या फिर किसी भी ऐसे ब्रॉडकास्टिंग सोर्स के थ्रू किसी भी न्यूज़ या फिर किसी भी बात का हमारे तक रिसीव होना, उसको हम बोलते हैं केम थ्रू या फिर कम थ्रू। ठीक है, तो योर लॉन्ग अवेटेड रिप्लाई केम थ्रू येस्टरडे, ये बिल्कुल सही है, आंसर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आगे देखो 1270, देर आर सो मेनी क्लेम्स ऑन द रीडर्स अटेंशन दैट इट इज़ नो वंडर ही इज़ लेफ्ट विद अ लिटिल पावर ऑफ डिसर्नमेंट। अब यहाँ पे कंसर्न वाली बात यार हो गई है। ठीक है, हमने बात किया था लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में, जब भी कभी ऐसी बात होती है जिसमें बहुत कम या फिर नेगेटिविटी वाली बात हो जाती है ना, नो पावर ऑफ डिसर्नमेंट वाली यहाँ पे बात हुई है। तो यहाँ पे जब भी हम नो की तरफ इंडिकेट करने लगते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? लिटिल यूज़ करते हैं। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, यानी कि कंसर्न्ड वैल्यू जब हम दिखाने लगे हैं, फिर जब हमें दिखने लगे कि नोटिसेबल अमाउंट में है, थोड़ा ज़्यादा है, तब हम आ लिटिल यूज़ करते हैं। लगभग जीरो के लिए हम क्या यूज़ करते थे? लिटिल यूज़ करते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेस नहीं होगा बिकॉज हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए लिटिल लेंगे सही आंसर। ठीक है, चलो 1271 देखो, ऑनेस्टली वी डिड नॉट प्ले वेल इन द फाइनल। ऑनेस्टली वी डिड नॉट प्ले वेल इन द फाइनल, गलत है ये। ऑनेस्टली नहीं, इसमें क्या यूज़ होना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? वॉट आई थिंक इज़ वी डिड नॉट प्ले वेल इन द फाइनल, हमने फाइनल में अच्छा नहीं खेला, ये मुझे लगता है। ऑनेस्टली वी डिड नॉट प्ले इन द फाइनल का मतलब क्या होगा? ऑनेस्टली का मतलब क्या होगा? सच्ची तरह से हमने फाइनल में अच्छी तरह से नहीं खेला, तो गलत हो गया ना ये। आप अपना बिलीव बताओगे वी डिड नॉट प्ले वेल इन द फाइनल, तो क्या हो जाएगा? टू स्पीक ऑनेस्टली या फिर टू बी ऑनेस्ट, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, टू स्पीक ऑनेस्टली नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा प्रेफरेबल है। देखो, आई वुड लाइक टू फैमिलराइज विद द लेटेस्ट टीचिंग मेथड्स। आई वुड लाइक टू फैमिलराइज विद द लेटेस्ट टीचिंग मेथड्स, किसको? लेकिन समझ में नहीं आया अभी। आई वुड लाइक टू फैमिलराइज किसको? लेटेस्ट टीचिंग मेथड से फैमिलराइज करना है हमको, लेकिन किसको करना है? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, जिससे पता चले कि फैमिलराइज किसको करना चाहते हो आप? खुद को ही करना चाहते हो। तो यहाँ पे माई सेल्फ लगाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेंगे, माई सेल्फ विद। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा 1। ठीक, 1273 देखो, आई शैल ईदर गो होम टू इंडिया और माई फैमिली विल कम टू इंग्लैंड। अभी देखो यहाँ पे और के बाद में क्या लगा है? माई फैमिली। यहाँ पे ईदर के बाद में क्या लिखा है? गो होम, तो ये गलत है। क्या लगेगा? ईदर आई शैल गो होम, ईदर के बाद लगेगा आई शैल। ठीक है, क्योंकि इधर वाला चेंज कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे और के बाद में माई फैमिली लगा है, तो यहाँ पे ईदर के बाद में आई लगाएंगे। तो देखो, ईदर के बाद में आई किस में लगा है? ईदर आई शैल गो होम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऐसी बात हुई है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, दोनों का फ्रेमिंग बिल्कुल बराबर रहता है। और के साथ में सब्जेक्ट था, इसलिए इधर भी ईदर के साथ में सब्जेक्ट लगेगा, ईदर के बाद में। ठीक है, आगे देखो, ही ऑलवेज एग्जैजरेट्स सो टेक वॉट ही सेज विद अ डैश ऑफ सॉल्ट। नहीं यार, ये बहुत गलत सी बात हो गई। डैश ऑफ सॉल्ट नहीं होता है, ये आपको मालूम है। सॉल्ट के लिए हम हमेशा पिंच यूज़ करते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट होता है। तो टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है? टू बी केयरफुल अबाउट समथिंग, टू बी कम्प्लीटली ट्रू। अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि सही नहीं है और आप कह रहे हो टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब है आप उस पर बहुत गौर फरमाइएगा, बहुत ध्यान से उस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, तो ही सेज विद अ डैश ऑफ सॉल्ट नहीं, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। 1275, लर्निंग इज़ एन एवर गोइंग प्रोसेस। एवर गोइंग नहीं होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। एवर गोइंग का मतलब हो गया हमेशा जाती हुई, तो लर्निंग हमेशा जाती है कि हमेशा चलती है? ऑन गोइंग होगा ना। ऑन गोइंग का मतलब होता है कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट या फिर डेवलप। जो चीज़ हमेशा चलती रहे या फिर डेवलप होती रहे उसको हम बोलते हैं ऑन गोइंग, एवर गोइंग नहीं। तो आंसर होगा ऑन गोइंग। ठीक है, आगे देखो 1276। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? जो ब्रैकेट में दिया है उसको चेंज करना है अगर ज़रूरत है तो। इफ़ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार। हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंसेस में ये थर्ड वाले कंडीशनल का था। इसमें क्या होता है? अगर कोई भी पास्ट में कुछ और हुआ हो तो प्रेजेंट कुछ और हो सकता था, ऐसी बात होती है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं?
इफ़ वाले क्लॉज में क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है क्या, इफ़ आई हैव हैड नहीं यूज़ हुआ है, इफ़ आई हैव हैड गलत है। पास्ट परफेक्ट के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव बॉट द कार, आई वुड हैव बॉट दिस कार। तो आंसर क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर 3, पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाएगा। ठीक है, हैड और हैड एक साथ कैसे आ सकता है, इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। अभी शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो एक हैड है बाद वाला, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और पहला वाला हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हैव जो होता है, हैव, इसकी वर्ब फॉर्म्स क्या होती हैं, पहली फॉर्म होती है हैज़ हैव, दूसरी होती है हैड, और तीसरी भी होती है हैड। तो जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, ये हैड हो गया, और इसके साथ में आप हैज़ हैव हैड में हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हो। तो हैड के लिए हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट वाली लगाई है हैड, इसलिए ये दो हैड साथ में आ गए हैं। ठीक है, चलिए 1277 पे बात करते हैं। दिस प्लेस हैज़ बीन बिलोंगिंग टू आवर फैमिली सिंस जनरेशन। अब देखो बिलोंगिंग क्या है, बिलोंगिंग कौन सा वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है ना। तो बिलोंगिंग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। हमेशा आप बिलोंग ही यूज़ कर सकते हो, बिलोंगिंग नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बिलोंगिंग जो है ये प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बिलोंगिंग गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं, ऑप्शन पहला देखो, हैज़ बिलोंगिंग, हैज़ बिलोंग्ड, थर्ड बिलोंग। पहला तो गलत हो गया, हैज़ बिलोंगिंग तो पॉसिबल नहीं है। दिस प्लेस हैज़ बिलोंग टू आवर फैमिली सिंस जनरेशन, ये हो सकता है क्या, हैज़ बिलोंग्ड। यहाँ पे हम लेंगे, अगर हम बिलोंग्ड लिखते हैं तो यहाँ पे सिंस वाली बात गलत हो जाएगी, इसलिए क्या लिखेंगे, हैज़ बिलोंग्ड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बिलोंग एक स्टैटिक वर्ब है, इसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और स्टैटिक वर्ब्स होती हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह इनको यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। इस पे एक स्पेशल सेशन भी लेना था, बहुत जल्दी लूँगा उस सेशन को। एक दो लर्नर्स ने मेरे से बात भी की थी इसके लिए, पर मैं बहुत जल्दी सेशन लूँगा। ऐसे और वर्ब्स हो सकते हैं जैसे हैज़, हैव, लव, हेट। ठीक है, और हो सकता है हेयर। ये सारे वर्ब्स आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज़ नहीं होते हैं, है ना। हेयर, लव, हेट, हैज़, हैव, ये सब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो सकते हैं। ठीक, आगे देखिए 1278, आइंस्टीन वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। अच्छा, आइंस्टीन वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, सही है कि गलत है, ये बिल्कुल सही है। वन ऑफ द के बाद में हम क्या लगाते हैं, प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, तो वाइजेस्ट मैन एकदम सही है, आंसर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। Venezuelans were being deprived of food and medicines for the past year. Were being deprived of नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे for the past year लिखा है। for प्लस टाइम और since प्लस टाइम के साथ में हम क्या लगाते हैं, has या have been यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर 3, have been deprived of food and medicines for the past year। ठीक, आगे देखो 1280, he was a hopeless doctor if ever I saw one। इफ़ एवर आई सॉ वन, ये कुछ क्लियर सेंस नहीं दे रहा है। ही वॉज अ होपलेस डॉक्टर इफ़ एवर आई सॉ वन, ये इसने कोई सेंस नहीं दिया प्रॉपर, है ना। इसमें ऑप्शन देखते हैं, इफ़ आई एवर सॉ, इफ़ आई सॉ, इफ़ आई सी। इसमें इफ़ आई सी, इफ़ आई सॉ, तो इफ़ आई सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पास्ट में बात हो रही थी। इफ़ आई सॉ ही वॉज अ होपलेस डॉक्टर, इफ़ आई सॉ नहीं। इफ़ आई एवर सॉ, ये कुछ कंडीशन दे सकता है ना। इफ़ आई एवर, इफ़ एवर आई सॉ, इफ़ आई एवर सॉ, इसमें कोई भी चीज़ यार प्रॉपर अरेंजमेंट तो दे नहीं रही है। ही वॉज अ होपलेस डॉक्टर इफ़ एवर आई सॉ वन, इसमें आई गेस क्वेश्चन की कुछ गड़बड़ी हो गई है इसको कॉपी करने में। तो इसमें हम क्या ही करते हैं, इस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए रख देते हैं। मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ प्रॉपर आंसर दे नहीं रही है, तो हम नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी मार्क दिस क्वेश्चन फॉर द रिव्यू। नेक्स्ट क्लास जो भी हम करेंगे मंडे को, यानी कि कल, उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का रिव्यू बता दूंगा कि ये क्वेश्चन सही दिया है या इसमें कौन सा ऑप्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत बार किरण बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो इस क्वेश्चन का रिव्यू मैं कर लूँगा। 1281 देखते हैं। इफ़ आई वुड हैव नोन द ट्रूथ आई वुड हैव एडमिटेड इट। बहुत आसान सवाल है ये। इसमें बात हो रहा था कि अगर मैं सच जान रहा होता तो मैं उसको एडमिट कर लेता। ठीक है, आई वुड हैव एडमिटेड इट, ये हो गया वुड यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी हैव प्लस V3,
ठीक है, ये वाला हो गया। तो इसमें कौन सी कंडीशनल सेंटेंस लग रही है, ये थर्ड वाली कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। इधर क्या होता है इसमें, जब इस थर्ड वाली कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ क्लॉज होता है वो क्या लेता है, पास्ट परफेक्ट टेंस लेता है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए क्या होना चाहिए, हैड प्लस V3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे देखो 1282 मेंबर्स यूजुअली मीट इन वन अनदर्स होम्स। ठीक है, मेंबर्स यूजुअली मीट इन वन अनदर्स होम्स, एक दूसरे के घर पे मिलते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है ये। एक दूसरे के घर पे मिलने वाला अनदर होता है, उसके बाद में एक दूसरे का बताना है हमको, तो अनदर के बाद में अपॉस्ट्रोफे एस लगाना चाहिए, ये एकदम सही है। नो इम्प्रूवमेंट विल बी द आंसर। ठीक है, आगे देखो रामू, श्यामू एंड अब्दुल केम फॉरवर्ड वन आफ्टर दी अदर्स। वन आफ्टर दी अदर्स गलत हो गया, वन आफ्टर दी अदर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 लेंगे इसका सही आंसर। आपको मालूम होगा इस चीज़ का, वन आफ्टर दी अदर्स नहीं, वन आफ्टर दी अदर, क्योंकि एक एक स्पेशली की बात हुई है। ठीक है, अदर्स नहीं यूज़ करते हैं। 1284 देखो, योर फादर इज अमंग दी अदर थिंग्स अ प्राइवेट पर्सन। नहीं यार, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। योर फादर इज अमंग दी अदर थिंग्स अ प्राइवेट पर्सन, अमंग अदर थिंग्स यूज़ करना है, यहाँ पे द नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे जब हम बात करते हैं अमंग अदर थिंग्स या फिर अमंग दी अदर, है ना, तो इसमें इसका मतलब होता है अमंग दी अदर का मतलब होता है इन एडिशन टू थिंग्स दैट आर नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड। जो चीज़ हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में उस चीज़ को काउंट करने की जब बात होती है तो हम बोलते हैं अमंग अदर थिंग्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, अमंग अदर थिंग्स लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं अमंग अदर थिंग्स, इसका मतलब लगेगा इन एडिशन टू थिंग्स दैट आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट पर्सन की बात की है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमने इनको मेंशन किया है, तो इसलिए हम अमंग दी अदर थिंग्स नहीं, अमंग अदर थिंग्स लगाएंगे। द हम अदर के साथ में नहीं यूज़ करते हैं, याद रखना इस चीज़ को। जो आर्टिकल द होता है इसको हम अदर के साथ में कभी भी नहीं यूज़ करते हैं। तो अमंग अदर थिंग्स इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अमंग अदर थिंग्स। 1285 द अग्रेसिव रिस्पॉन्स आफ्टर द पीस समिट मेड नो सेंस ऑफ द कॉल फॉर मॉडरेशन। ठीक है, मेड नो सेंस। द अग्रेसिव रिस्पॉन्स आफ्टर द पीस समिट, अग्रेसिव रिस्पॉन्स है यानी कि गुस्से में भड़क गया है कोई, उसने इस तरह से एक रिस्पॉन्स किया है। मेड नो सेंस ऑफ द कॉल फॉर मॉडरेशन, अगर गुस्से में रिस्पॉन्स किया है तो नो सेंस की बात तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन सेंस की बात हो जाएगी। नॉन सेंस का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टूपिडिटी या फिर कोई चीज़ को गड़बड़ कर देने वाला कंडीशन पैदा हो जाए, ऐसी बात यहाँ पे होने लगेगी। तो मेड नॉनसेंस ऑफ द कॉल फॉर मॉडरेशन, ये होगा सही आंसर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अग्रेसिव रिस्पॉन्स यहाँ पे यूज़ हो चुका है। ठीक है, नो सेंस नहीं यूज़ होगा, क्योंकि नो सेंस का मतलब होता है बिल्कुल सिंपली रिएक्ट कर देना, कोई मतलब ना होना। ठीक, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी दी है तो नॉनसेंस हो जाएगा, बिकॉज चीज़ों को गड़बड़ करने वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ होती दिख रही है। आगे देखो, अभी वीडियो ख़त्म हो गई है, 50 क्वेश्चंस हो गए, बिल्कुल टाइम भी पता नहीं चला है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं, उस एक क्वेश्चन को मैं रिव्यू करके दिखा दूंगा आपको। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना वीडियो को ना भूलिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपको होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, वो आप मेरे को ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में, और मैं उनको सबको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कल से हम फिर अपने वापस क्लास के स्केड्यूल पे आ जाएंगे। कल से मैं स्टार्ट करूँगा फिलर्स की क्लास, तो उनको अटेंड करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।